हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब आदमी अच्छे से रहते होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी यानी भूगोल। चैप्टर नंबर हमारा है 6, द्वितीयक क्रियाएं। इसका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं इसको समझाने का प्रयास किया। इसके बाद जितने भी इसके लघुतरीय क्वेश्चन हैं और अति लघुतरीय क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हमने समझाने का प्रयास भी किया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और सारी वीडियो उपलब्ध हैं, द्वितीयक क्रियाएं से नाम से, वहां से आप देख सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग पढ़ते हैं जितने भी दीर्घ क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हैं इन सब के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। देखिए, एक में क्या कह रहा है आपसे कि हमारा जो लोहा इस्पात उद्योग है उसे हम आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। आप लिखेंगे वैसे उद्योग जिस पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं। आधार का मतलब होता है सभी उद्योगों का प्रधान, सभी उद्योग उस पर निर्भर करते हैं, तो इसीलिए उसे कहते हैं हम लोग आधारभूत उद्योग। अब जैसे देखिए, लोहा इस्पात उद्योग से क्या बनते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, छोटी मशीनें, और उसी से अन्य उद्योग चलते हैं। अगर आपको पेपर उद्योग खोलनी हो तो उसके लिए भी जो उसकी मशीनें हैं वो कहाँ से आएगी, लोहा इस्पात उद्योग से। आपको तेल मिल खोलनी है, तेल उद्योग, तो उसकी मशीनें कहाँ से आएगी, लोहा इस्पात उद्योग से। आपको यातायात का अन्य साधन, तो वह सब कहाँ से आएगा, लोहा इस्पात उद्योग से। यानी लोहा इस्पात उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिससे सामान तैयार होता है और वो सामान से अन्य उद्योग चलते हैं। इसीलिए सब उद्योग का प्रधान कौन हो गया, लोहा इस्पात उद्योग, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग आधारभूत उद्योग। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। चलते हैं ख नंबर सुनिए, निरुद्योगीकरण किसे कहते हैं। देखिए, उद्योग लगा तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी कारण से भी हो, कारण चाहे जो भी रहे, हमारा उद्योग ना कभी कभी नष्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, हास हो जाता है। उद्योग जो मतलब है वो किसी कारण से, कुछ गड़बड़ी के कारण वह हास हो जाता है, तो इसको कहते हैं निरुद्योगीकरण। उद्योग लगा लेकिन उद्योग चला नहीं और कुछ समय बाद उद्योग को बंद करना पड़ा, तो इसको कहते हैं निरुद्योगीकरण। जैसे आप अपने भारत की बात ही करेंगे, 1984 में भोपाल में एक यूरिया बनाने वाली या अन्य प्रकार की जो केमिकल रसायन थी, रसायन बनाने वाली उद्योग थी, आपने सुना होगा। वहाँ एक बार आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए और उसके जो मालिक थे वो विदेश के थे और भारत छोड़कर वो चले गए। उद्योग ऐसे पड़ा रह गया और धीरे धीरे उद्योग क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे हमारे समस्तीपुर जिला में भी चीनी मिलें थी, या बिहार के अधिकांश चीनी मिलें धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये क्या हो गया, निरुद्योगीकरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निरुद्योगीकरण। यानी उद्योग का हास क्या कहलाता है, निरुद्योगीकरण कहलाता है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर ख समझ में आ गया। चलते हैं ग, पुनः उद्योगीकरण की अत्यधिक विकसित देशों में क्या विशेषताएं हैं। देखिए, पुनर्उद्योगीकरण का मतलब है कि जब हम उद्योग लगाते हैं तो उद्योग लगाने के बाद अगर उद्योग हास हो जाता है तो फिर उसी जगह पर, उसी स्थानों पर फिर एक नया उद्योग हम लोग लगा देते हैं, फिर उद्योग चलना शुरू हो जाता है। या उसी उद्योग में फिर से हम लोग सुधार करके नई तकनीक द्वारा या हाथों द्वारा हम लोग उत्पादन करना शुरू करते हैं, तो इसको कहते हैं पुनः निरुद्योगीकरण, माने दोबारा उद्योग लगाना। पुनर्उद्योगीकरण का मतलब हुआ कि दोबारा से उद्योग लगाना। अगर आपको एक उद्योग लगाए और उद्योग किसी कारण से गड़बड़ हो गया, उद्योग का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो रहा और उद्योग बंद, तो
आपने क्या किया, उस पर अच्छी तकनीक फिर से पूंजी लगाकर और फिर से हमने क्या किया, उद्योग चालू कर दिया। इसको कहते हैं हम लोग पुनः औद्योगिकरण। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक का गुण नंबर। चलते हैं आगे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर समझिएगा, ख 2 का क नंबर। निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं प्राकृतिक रेशा उद्योग। अब आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक रेशा उद्योग क्या है, तो वैसे उद्योग जिसमें प्राकृतिक पदार्थों से रेशा तैयार करते हैं। कोई प्रकृति पदार्थ है उससे हम लोग रेशा तैयार करते हैं तो उसको कहते हैं प्राकृतिक रेशा उद्योग। जैसे देखिए जूट, आप देखे होंगे, जूट का मतलब होता है पटुआ। आपके आसपास में होगा, जूट की खेती होती थी और जूट का हम लोग क्या करते थे, उसके ऊपर का जो होता है चमड़ा उसको निकाल लेते थे, खाल, और निकाल करके उसको पानी में घुला दिया जाता था। घुला करके उससे रेशा तैयार किया जाता था। ये क्या है, प्राकृतिक रेशा। जैसे अभी कपास से तैयार की जाती है, कपास से तैयार करना भी क्या है, वो प्राकृतिक रेशा है। तो प्राकृतिक रेशा समझ गए ना, यानी प्रकृति पदार्थ जैसे जूट है या पटसन है, जब इनसे हम लोग क्या करते हैं, रेशा तैयार करते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक रेशा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। कृत्रिम रेशा उद्योग क्या है। अब समझिएगा हुआ क्या कि हमारी आबादी बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ती है, हर लोगों को शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, और जिस दर से कपड़े की मांग बढ़ रही है उस दर से रेशा का उत्पादन, प्राकृतिक रेशा जो है वो नहीं हो रहा था। तो कपड़े को क्या हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, फिर सब लोगों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने क्या किया, कुछ कृत्रिम पदार्थों से रेशा का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम रेशा उद्योग। जैसे पेट्रोलियम से हमने रेयन, नायलॉन, सिंथेटिक, ये सब कपड़ा हमने तैयार किया। ये क्या है, कृत्रिम रेशा उद्योग। समझे, फिर समझिए। जनसंख्या बढ़ी, अब जनसंख्या बढ़ता है तो हर लोगों को कपड़ा चाहिए, शरीर ढकने के लिए तो सबको चाहिए कपड़ा, और कपड़ा की जितनी आवश्यकता बढ़ने लगी उस दर से अगर हम प्राकृतिक रेशा पर अगर निर्भर होते तो शायद उतना प्राकृतिक रेशा मिल नहीं पाता। अगर मिलता भी तो बहुत महंगा हो जाता, तो फिर सब लोगों के उपलब्ध से बाहर हो जाते। तो हमने क्या किया, सब लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कुछ प्राकृतिक पदार्थ से हट करके कुछ कृत्रिम पदार्थ हमने चुना, और जिससे हमने रेशा तैयार किया, फिर उससे हमने कपड़ा तैयार किया। जैसे रेयन, नायलॉन, सिंथेटिक, एक्रिलिक, ये सब क्या है, कृत्रिम रेशा है, और इसको तैयार करने का जो उद्योग है कृत्रिम रेशा उद्योग। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। व्यक्तिगत क्षेत्र, जब उद्योग की पूंजी और लाभ दोनों एक ही व्यक्ति पर निर्भर करती है तो उसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत पूंजी और लाभ। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने कोई उद्योग लगाया है, उससे जो लाभ हो रहा है उसका बनिस्बत हम ही केवल ले रहे हैं, हानि हो रहा है वो भी हम ही सहन कर रहे हैं। दोनों अगर हम पर ही निर्भर करता है तो वो कहलाता है व्यक्तिगत क्षेत्र। व्यक्तिगत क्षेत्र यानी वह केवल हम पर निर्भर करता है कि हम लोग केवल उसको ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। आगे हमारा है सार्वजनिक क्षेत्र। व्यक्तिगत क्षेत्र के बाद क्या हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र। वैसे क्षेत्र जिसमें केवल सार्वजनिक यानी कि सब लोग मिलकर उपयोग कर रहे हैं, लाभ हानि सब लोगों को मिलती है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारी बरौनी में एक तेल शोधक कारखाना है। अब ये तेल शोधक कारखाना का नियंत्रण सरकार करती है। अगर मान लीजिए इससे जो बेनिफिट होता है, लाभ होता है, तो सब लोगों को, देश के सारे लोगों को मिलेगा। सरकार को लाभ होगा तो सरकार सब लोगों को बांटेगी। अगर घाटा लगेगी तो सरकार सब पर घाटा लगाएगी, यानी हम लोगों को सबको लॉस होगा। तो इसलिए क्या है, वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो गया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। जब सरकार द्वारा चलाई जाती है, राष्ट्रीय संपत्ति हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सार्वजनिक।
निजी यानी कि एक व्यक्ति द्वारा। क्लियर? आगे हैं भारी उद्योग किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये भैया भारी उद्योग केकरे नाम है बताओ, तो क्या बताइए? कि वैसे उद्योग जिसका कच्चा माल भी भारी हो, वजनदार हो और उत्पाद भी भारी हो, साथ ही साथ उसको लगाने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत हो और तैयार मतलब वह बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया भी जाता हो, ऐसे उद्योग को कहते हैं हम लोग भारी उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग भारत का क्या है? भारी उद्योग। सीमेंट उद्योग भारी उद्योग है क्योंकि उसके कच्चे माल चूना पत्थर, मैग्नीज, कोयला, लोहा, ये सब क्या है? भारी पदार्थ है। उत्पाद अगर सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो सीमेंट उत्पाद होता है, वो भी भारी है। लोहा इस्पात की बात करें तो वो भी क्या है? भारी है। आपने क्या समझा कि भारी उद्योग जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो, अधिक पूंजी से लगाई जाती हो, कच्चा और उत्पाद माल दोनों भारी हो, उसको कहते हैं हम लोग भारी उद्योग। आगे चलेंगे, कृषि उद्योग किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कृषि उद्योग क्या है, देखिए कृषि भी एक प्रकार का क्या हमारा उद्योग है। कृषि भी एक प्रकार का क्या हमारा उद्योग है। अब कहिएगा सर समझे नहीं, देखिए समझिएगा आप तक। उद्योग क्या क्या मतलब? जहां उत्पादन बहुत ज्यादा होती हो, बहुत सारे लोगों द्वारा चलाया जा रहा हो, उसमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हो, उससे ज्यादा बेनिफिट लगा है। तो खेती में भी उसी तरह से है। अब देखिए हम लोग अगर थोड़ा मोड़ा खेती करते हैं, 1 बीघा 2 बीघा खेती करते हैं, तो इसमें हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं। घर के सदस्य लोग ही मिलकर क्या पड़ता है, घर के बाहर से लोगों मिलकर के हम लोग खेती कर लेते हैं, तो ये क्या है? उद्योग नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर हमें 50 बीघा हो, 100 बीघा 200 बीघा अगर खेती कर रहे हो, तो हम बड़े बड़े यंत्र द्वारा खेती करते हैं, बहुत सारे मजदूर उसमें लगे होते हैं और उसके उत्पाद को हम लोग बड़े बाजारों में बेचते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग कृषि उद्योग। ठीक है? कृषि भी एक प्रकार का क्या है? उद्योग है। बहुत सारे उसमें काम होते हैं, बहुत सारे लोग मजदूर लगे होते हैं, तरह तरह की काम रहती है, मशीनें का काम होता है ना? ये भी एक प्रकार का उद्योग ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी परिभाषिक शब्द थे आपको समझ में आ गया हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप बैठ के बनाइए गणित। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कई देशों में मुख्य महानगरों की परिधि क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसकी व्याख्या की। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा थोड़ा गौर से। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कई देशों में मुख्य महानगर की परिधि क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। मतलब क्या है कि जितने भी उच्च प्रौद्योगिकी हैं, बड़े बड़े भारी उद्योग हैं, वो न खास करके जो महानगर होती है उनके आसपास में ही लगाने का प्रयास किया जाता है। हमें हो या आप अगर मान लीजिए कोई भारी उद्योग लगाना चाहेंगे, तो आप चाहेंगे कि कोई शहर के आसपास का जो जगह है वहां हमारा उद्योग लगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या है। तो सबसे पहले कि आपके उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो आपको वहां मिलेंगे बहुत सारे। देखिए दूसरा नंबर, उससे उत्पादित वस्तु आसानी से आप बाजार में पहुंच जाए और अच्छी बिक्री हो, तो आप ये भी चाहेंगे कि हमारा बिक्री सही हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप उद्योग को कहाँ लगाएंगे? शहर के नजदीक, ताकि बिक्री ज्यादा हो, आपके सामान तुरंत निकले और बाजार में पहुंच जाए। तीसरा है कि शहर में यातायात की अच्छी व्यवस्था होती है, तो यातायात उपलब्ध हो जाए आसानी से। बिजली अच्छा उपलब्ध होता है, तो बिजली की उपलब्धता के कारण यानी बिजली उपलब्ध हो, यातायात की सुविधा हो, नजदीक में बाजार हो और अन्य प्रकार की सुविधा के लिए जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो खास करके महानगरों के आसपास ही लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी कपड़ा उद्योग लगाना चाहते थे। वो जो गंजी होता है ना, जो हम लोग पहनते हैं, सैंडो गंजी और अंडरवियर, इसका उद्योग लगाए थे। तो गांव में, लेकिन ये गांव में नहीं लगाए, इसको कहाँ लगाए?
दिल्ली में लगवाए। पूंजी उनके पास ज्यादा थे तो उसको कहाँ लगवाए हुए, दिल्ली में लगाए। फिर हमने पूछा उनसे कि अंकल आप यहाँ आपके पास इतनी जमीनें थी, 300 बीघा आपके पास जमीन था, तो फिर आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया? इतनी बड़ी बड़ी सड़क के किनारे आपका प्लॉट है, इसमें किसी जगह लगा देते, फिर वहां से खरीदना, वहां इतना पूंजी लगाना क्या जरूरत थी, यहाँ से भी उत्पादन हो जाता है। तो बोले देखिए यहाँ पर उसकी बिक्री के लिए ना बाजार उपलब्ध नहीं है और वहां से ग्राहक हमारे यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, तो हमने उद्योग को वहां लगाया जहां ग्राहक आसानी से उपलब्ध होते हैं। अब वो शहर है, बड़े बड़े शहर है, तो बड़े बड़े बाहर से जितने भी व्यापारी लोग हैं वहां पहुंचते हैं, तो वह हमारी उद्योग तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमने उस जगह को चयन किया और वहां पर हमने उद्योग लगाया है। तो अब हमारे यहाँ कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर सारे जगह से व्यापारी जो है ना, बड़े बड़े व्यापारियां हमारे यहाँ आते हैं, मिल विजिट करते हैं, देखते हैं और फिर ऑर्डर लगाते हैं। ठीक, देखिए आपने क्या समझा कि क्यों हम लोग महानगर की ओर जा रहे हैं, ताकि वहां पर आसानी से ग्राहक उपलब्ध हो सके। समझ में आ रही बात? चलिए, फिर उन्होंने बताया कि देखिए हमारे यहाँ अगर यहाँ भी हम अगर लगा भी लेते तो हमारे यहाँ यातायात की सुविधा नहीं है। अब हमारे लिए तो ट्रेन यहाँ लगेगा नहीं, ट्रेन की व्यवस्था होगी नहीं, हमारे लिए एनएच तो लगेगा नहीं, तो फिर हम कैसे माल को भेज पाएंगे? तो बड़ी बड़ी माल को भेजने के लिए फिर शहर का हम लोगों को रुख करना होता है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट जो बड़े शहर है ना उससे सीधा बड़े बड़े शहरों को जोड़ा गया है, तो यातायात की बहुत सुविधाएं हैं। बस मेन कारण सब यही है। ठीक है, बिजली अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है, अगर एक दिन खराब हो गया तो 24 घंटा खराब रहता है, वहाँ ऐसी बातें नहीं होती है। अगर खराब हो भी गया तो अभी खराब होगा, 1 से 2 घंटे में होता है, बन जाती है, लेकिन अपने यहाँ ऐसी बातें नहीं होती है। इन सब कारणों से हमने उद्योग को कहाँ शिफ्ट कर दिया, बड़े महानगरों के नजदीक। क्लियर? तो वही कह रहा आपसे कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कई देशों में मुख्य महानगर के परिधि क्षेत्र में क्यों लगाया जा रहा है, तो सुविधा के कारण। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ और सुनिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलाप की प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या विशेष रूप से विकसित उद्योगों के देशों के संदर्भ में कीजिए। जो आधुनिक, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलाप के प्रमुख प्रवृत्तियों। अब देखिए हमारी जो आधुनिक उद्योग हैं इन सब के लिए हमने खास करके कुछ क्रियाकलाप हैं, उनका विवरण हम लोग ध्यान देते हैं। पहला हमारा है आर्थिक विकास दर, सामाजिक असमता का स्तर, क्षेत्रीय असमानता का स्तर, स्थानीय भौगोलिक सेकेंडरा और जननांकीय संक्रमण, जनसंख्या वृद्धि, ये सब हमारे जो आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलाप हैं इनके प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। यानी आप जो आधुनिक उद्योग लगा रहे हैं इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं समझिए। आप इसको अपनी भाषा में थोड़ा समझिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलाप यानी आधुनिक उद्योग जो आप लगा रहे हैं इनमें प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। तो पहला तो आप क्या सोचते हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ रही है तो हर लोगों के लिए सामान उपलब्ध हो, तो हम अगर सस्ता सामान देंगे तो हमारी मार्केट में ज़्यादा बिक्री होगी, तो आप उच्च प्रौद्योगिकी लगाते हैं, माने ऊंचा तकनीक का मशीन जो काफ़ी उत्पादन क्षमता हो। जैसे आप मार्केट में जाइएगा तो आपको बोला जाएगा क्या लीजिएगा, मैनुअल लीजिएगा, सेमी मैनुअल लीजिएगा, ऑटोमेटिक लीजिएगा। अब देखिए मैनुअल का मतलब होता है कि आप हाथ से चलाएंगे तब वो चलेगा, छोड़ देंगे बंद हो जाएगा। सेमी मैनुअल का मतलब है कि बिजली भी लगा हुआ है लेकिन उसमें हाथ का प्रयोग होगा ही। लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब है कि स्विच दिए, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप करती चलेगा। तो आप जब भी खरीदना चाहते हैं ऑटोमेटिक खरीदेंगे, क्योंकि उसकी उत्पादन क्षमता जो होती है ना वो मैनुअल और सेमी मैनुअल से ज्यादा होती है। जैसे ही आप ऑटोमेटिक खरीदेंगे मजदूर वहां कम लगेंगे तो उत्पादन क्षमता आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, सस्ता पड़ेगा। अब उत्पाद जब सस्ता होगा तो आप मार्केट में ज्यादा दर से बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। यही हमारी क्या है, जो आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलाप है इसका मेन कारण है आर्थिक विकास की दर, कि हम चाह रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा हम आर्थिक विकास करें। अगला हमारा है सामाजिक असमानता का स्तर, माने समाज में कुछ असमानताएं हैं। असमानता का मतलब है कि कुछ न्यूनतम वर्ग के लोग हैं, कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं। अब इन वर्ग के लोगों में
जो न्यूनतम वर्ग के लोग हैं वो तो उद्योग में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग नहीं करना पसंद करते। तो इन सब कारणों से भी आप सोचते हैं कि उच्च तकनीक का अगर यंत्र रहेगा तो हमें मजदूरों की जरूरत कम हो। तो ये सब कारण से हम लोग आधुनिक औद्योगिकरण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। चलते हैं, आपको इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। माने इनके संक्षेप में उत्तर देने हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, उन्हें द्वितीयक क्यों कहा जाता है? देखिए, अब कहता है आपसे कि द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है, तो लिखेंगे वैसी क्रियाकलाप जिसमें प्राथमिक उत्पाद से द्वितीयक उत्पाद में बदला जाता है, उसको कहते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप। अब पशु पालते हैं, वो प्राथमिक क्रियाकलाप। पशु से दूध निकालते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप। लेकिन उसी दूध से अब आप दही तैयार कर रहे हैं, पनीर तैयार कर रहे हैं, मक्खन तैयार कर रहे हैं, घी तैयार कर रहे हैं, वो क्या है? द्वितीयक क्रियाकलाप है। समझ रहे हैं? जैसे आप खेती कर रहे हैं, टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, वो प्राथमिक उत्पाद है। गन्ना प्राथमिक उत्पाद है, लेकिन उसी गन्ना से अगर आपने गुड़ तैयार किया, टमाटर से आपने सॉस चटनी तैयार किया, वो क्या हमारी द्वितीयक क्रियाकलाप है। यानी प्राथमिक पदार्थों से द्वितीयक वस्तु तैयार करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि विनिर्माण क्या है, तो जब हम हाथ से हो, मशीन से हो, जब हम कोई वस्तु तैयार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विनिर्माण। चाहे मशीन से हो या हाथ से हो, उच्च तकनीक की व्यवस्था से जब हम कोई वस्तु नया तैयार करते हैं तो वो क्या है? विनिर्माण है। जैसे दूध से आपने दही बनाया, वो विनिर्माण है। दूध से आपने मिठाइयां बना दी, विनिर्माण है। अगर आपने कपास से रेशा तैयार कर दिया, वो भी क्या है? विनिर्माण है। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण का आधार क्या? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उद्योग के वर्गीकरण के आधार क्या है, उद्योग को हम लोग कैसे बांटते हैं? तो उद्योग के वर्गीकरण का आधार हमारा है, कई आधार पर बांटते हैं। पहला है कच्चे माल के आधार पर, हमने पढ़ाया था आपको। कच्चे माल के आधार पर जैसे वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, है ना? तो ये क्या? कच्चा माल के आधार पर। दूसरा था हमारा आकार के आधार पर। इसके बारे में भी हमने बताया था आपको कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग। इसके अलावा उत्पाद के आधार पर हमने बताया था आधारभूत उद्योग और हल्के उद्योग, माने भारी उद्योग और हल्का उद्योग। और अगला था स्वामित्व के आधार पर, हमने बताया था निजी उद्योग, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। क्लियर? तो उद्योग को बांटने के कई तरीके थे, जिनमें 4 हमने देखा था। पहला आकार, कच्चा माल, उत्पाद, स्वामित्व। ठीक है, आशा करते हैं आपको सब समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर आगे घ सुनिएगा। आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग में क्या अंतर है? तो आधारभूत उद्योग वह उद्योग है जिस पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं, उसे कहते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग। और उपभोक्ता उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो उद्योग से पदार्थ बनी और जनता हम जो है सीधे उपयोग कर लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग उपभोक्ता उद्योग। जैसे चीनी उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग है, उद्योग से बनी और सीधे हम लोग सटक से ड्रैग कर गए। बिस्कुट उद्योग क्या है? वो भी क्या है? सीधा हम लोग खा जाते हैं, नहीं? बस ये उपभोक्ता उद्योग है। पाव रोटी उद्योग, मैगी उद्योग, ये सब क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। बस बना और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को तो मुंह से पानी भी आ गया होगा मैगी के नाम पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। लोहा इस्पात, देखिए एक बच्चा घोट रहा था पानी को, इसीलिए हमने बोल दिया, ऐसा बात नहीं था। हाँ, चलिए आगे चलेंगे। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो लिखेंगे वैसे उद्योग
वैसे उद्योग जिस पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग आधारभूत उद्योग। माने वैसे उद्योग जिस पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग आधारभूत। और लोहा इस्पात को आधारभूत इसलिए कहते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग पर तो अन्य उद्योग निर्भर करते ही हैं। जैसे देखिए लोहा इस्पात से बहुत सारी मशीनें बनती है, तभी तो अन्य उद्योग चलता है ना, तो इसीलिए वो क्या हो गया हमारा आधारभूत उद्योग। आगे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रो रसायन संकुल अधिकतर तटों पर स्थित क्यों है? यानी पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो अधिकांश तटों पर स्थित इसलिए है कि वहां की जो उत्पाद उद्योग है ना, पेट्रोलियम खास करके तटों से निकाली जाती है। समुद्री क्षेत्र जितना भी है तो वहां से पेट्रोलियम निकाली जाती है, तो वहीं पर परिष्करण केंद्र भी लगा दिया गया है और वहीं से अपना अन्य पेट्रो रसायन उद्योग चलाया जाता है। अब कहिएगा सर समझे नहीं, अब समझिए ना। जैसे देखिए भारत का नक्शा ऐसे देखे होंगे, नीचे का भाग है दक्षिणी भारत, यहाँ मुंबई है और यहीं पर हमारा एक तेल शोधक क्या है तेल मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग मुंबई हाई। क्या कहते हैं? मुंबई हाई। अब समुद्र से हम लोग तेल निकालते हैं तो समुद्र यहीं आसपास में बहुत सारे तेल शोधक कारखाना लगाया गया और यहीं पर अन्य पेट्रो रसायन उद्योग भी लगा दिया गया। ठीक यही बात अमेरिका में भी होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र उसी में से पेट्रोलियम निकाली जाती है, तो उसी के तट पर बहुत सारे पेट्रो रसायन उद्योग लगाए गए। क्लियर? यही पूछना आपसे कि तटीय तट पर क्यों स्थित है, तो इसलिए क्योंकि कच्चा पेट्रोलियम कहां से निकाला जाता है? समुद्र से, तो उस ढुलाई खर्च कम लगे इसलिए उसके तट पर ही बहुत सारे पेट्रो रसायन उद्योग लगा दिया गया। ठीक है, आशा करते समझ गए हम। आगे चलते हैं। प्रौद्योगिकी तकनीक ध्रुव किसे कहते हैं? जब किसी तकनीक की सहायता से अगर कोई उत्पाद किया जाता है, कोई तकनीक की सहायता से जब हम उत्पाद तैयार करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी ध्रुव। कोई मशीन हो, कोई यंत्र हो, उसकी तकनीक की सहायता से जब हम उसे लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। चलिए इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं। इतने हैं क्या? कितना क्वेश्चन? 5 तक ही लिखा गया। चलिए तो हमने क्वेश्चन लिख नहीं पाया, बाकी तो आज के लिए इतने ही। वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, बाकी जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे कल। तब तक के लिए विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।